जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मिलकर मना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। पर बड़ी सोचनीय बात है कि देश आज़ाद हुआ या इस देश के नागरिक आज़ाद हुए। जो बहुतायत में जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, जिसे हम बहुजन समाज के नाम से कहते हैं, जिसे हम 85% और 90% की बात कहते हैं, आज भी वो आदमी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, अपने आप को कहाँ से स्वतंत्र मान रहा है। आज आप देखते हैं कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, खासकर मुझे कहने में कोई शंका नहीं होगी जहाँ आरएसएस या भाजपा की सरकार है, वहाँ आपके जो बहुजन समाज है उसके मूठ बढ़ाने पे उसका मर्डर कर दिया जाता है। घोड़ी पे आईपीएस ऑफिसर तक को नहीं चढ़ने दिया जाता, उसको बहुत बड़ी फोर्स लगा के उसको अपना काम करना पड़ता है। घड़े से पानी पीने पे आपको ऐतराज़ है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाबा साहब से पहले जो कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते थे, जो लोग पक्षियों की ज़िंदगी जीते थे, यानी जिनको किसी चीज़ का अधिकार नहीं था, अभी वो किताबी अधिकार बाबा साहब ने हमें दे दिए। हमें उससे आज़ाद कर दिया कि आपको समान अधिकार हैं, आप भी देश में उसी तरह से जिएंगे जैसे एक आम आदमी जीता है। लेकिन ये जो हम देखते हैं ये हमारे प्रचार उसमें नहीं आया है, प्रथा में नहीं आया है। अभी भी वही जिसे हम 15% लोग कहते हैं, या सच कहूँ तो सिर्फ वो 2.5 और 3% जो लोग हैं, और वही सही मायने में आज इस देश में आज़ाद हैं, वही देश को चला रहे हैं। आपको आज भी सिर्फ किताबी बातें या लिख देना या इस तरह के हमारे फंक्शन हम अपने आप में खुश हो लेना या नारे लगा देना, सरकार के गणतंत्र हो जाना, सरकार का स्वतंत्र हो जाना, मैं समझता हूँ बहुजन समाज के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज जिस तरह से मर मर कर जी रहा था, आज भी उसी तरह से जी रहा है। कुछ समय मिला था कि उस अधिकारों ने, जो बाबा साहब के दिए अधिकारों से, हमारे कुछ संतानें, कुछ हमारे लोग अच्छे अपना एजुकेशन लेके अच्छी पोस्टों पे पहुंच गए। उन्होंने अपने बच्चों को कुछ एजुकेशन देना शुरू कर दिया। वो पीढ़ी लगभग आज रिटायरमेंट पर है, अभी सेवानिवृत्त हो गई है। अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार नौकरियां ख़त्म करती जा रही है, इस देश की व्यवस्था को ख़राब करती जा रही है, और जब तक इस देश में ये मनुवादी लोग मनु व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, या हमारे लोगों का इस तरह का जो प्रदर्शन, हमारे फंक्शन, हमारी शिक्षा में वो बल नहीं होगा कि इस मनुवादी व्यवस्था को हम ख़त्म करके ना फेंक दें, तब तक हमारे लिए, खासकर इस बहुजन समाज के लिए, ये गणतंत्र कहना मुझे बड़े शर्म की बात है। सर, आपको रोका किसने है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद आपको कानून का सहारा मिला, आपको कोर्टों का सहारा मिला, आपको कमाने का सहारा मिला, तो सर हम बार बार मनु को कोसते हैं, मनु संविधान को कोसते हैं, सर ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जब आप आज भी किसी भी व्यवस्था में देखेंगे, जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो किस व्यवस्था के लोग हैं। आज आप पुलिस कप्तान को देखेंगे, वही उसी समाज का होगा। स्कूल का प्रिंसिपल देखेंगे, उसी समाज का लगाया हुआ होगा। कोर्ट में जज होगा, उसी समाज का होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, सारे जज उसके होंगे। हमारा आदमी आज भी जो जिनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं, आज भी वो अपनी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते, थाने में जाते हैं और थानेदार उनको डांट पीट कर भगा दिया जाता है कि जाइए, अभी नहीं लिखते, या उनको बहका करके या उनको रोब दिखा के, आंख दिखा के उसको साइड कर दिया जाता है। तो उन्हीं लोगों ने रोका है। दूसरा, इसमें एक और मैं जमा करूँगा कि हमारा बहुत बड़ा जो वर्ग है, हमारे ही बहुजन समाज से, जो बहुत पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो उनकी चापलूसी में लगा हुआ है, उन लोगों को कुछ दाना डाल दिया जाता है और वो उस दाने को चुप कर हमारे साथ गद्दारी करते हैं। हमारे इस तरह के जैसे फंक्शन की अभी बात कर रहे हैं, जो ये अभी फंक्शन चल रहा है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ हर फंक्शन में आपस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, एक संस्था का आदमी दूसरी संस्था की बुराई कर रहा है, दूसरा संस्था तीसरे की बात कर रहा है, और जिसको हम अपना दुश्मन माने बैठे हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मनुवादों को रोका किसने है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से
हजारों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, करोड़ों लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं। वो अपने किसी भी प्रचार प्रसार में, किसी भी मंच पर एक दूसरे की बुराई करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हमारे लोग आपस में एक दूसरे को कोसेंगे, इसका काम ऐसा है, उसका काम ऐसा है। कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि ये पैसा खा गया, और कौन ब्लेम कर रहा है? जिसने कभी एक धेला नहीं दिया होगा वो कहता है करोड़ों रुपए इनके खा गए। मौली राम जी, मैं रोकूंगा आपको। मौली राम जी, अच्छा, और लोगों के अंदर जिनकी हम बुराइयां करते हैं और हम अपने लोगों की बात करें कि जो एक अधिकारी बन जाता है या एक आईएएस या आईपीएस निकल जाता है, जिस दुआओं से वो बना था या जिस गांव की एक अभिलाषा थी कि मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ अधिकारी बना है, हमारी कुछ हेल्प करेगा, क्या ऐसे अधिकारियों ने, एक कड़वा सच है सर, क्या ऐसे अधिकारियों ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे गाँव की हालत, मेरे परिवार की हालत, मेरे भतीजों की हालत कैसी होगी? बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हमारी दुर्दशा का एक ये मुख्य कारण है कि ये बाबा साहब के वक्त से ही, जब बाबा साहब ने भारत सरकार से, अंग्रेज़ सरकार से कुछ अनुदान मांगा, काय के लिए? कुछ लोग मंदिरों के लिए मांग रहे थे, कुछ लोग किसी चीज़ के लिए मांग रहे थे, पर बाबा साहब ने शिक्षा के लिए मांगे, और कुछ लोगों को विदेश भेजा। इसके लिए भेजा कि मेरे जो लोग हैं वो पढ़ लिख कर मेरे जैसा बनेंगे, और मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ में मेरे साथी का काम करेंगे, और मेरे दूसरे दायां बायां हाथ होंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे, और समाज में हम लोग इससे भी ज़्यादा काम कर पाएंगे। और वो लोग पढ़ लिख करके उन लोगों ने इधर उधर नहीं देखा, बल्कि अपने बीवी, अपने बच्चों में, अपने ऐश व आराम में वो लोग व्यस्त हो गए। कुछ लोग विदेश में जाकर बस गए, उन्होंने देखा ही नहीं कि भारत कहाँ है, बाबा साहब कहाँ हैं, किसकी वजह से हम लोग आए हैं। तो ये हमारा एक कारण था। अभी उसके आगे चलते हैं कि जो हमारे गांव से निकलकर, जो एक दलित शोषित समाज से निकलकर जो एक अधिकारी बनता है, अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, जो बनता है, और वो अपने गांव की तरफ, अपने भाइयों की तरफ नहीं देखता। यहाँ शहर की जो चमक चांदनी है, उस चमक चांदनी को देखकर वो अपने ऐश व आराम में यहाँ व्यस्त हो गया है। अभी उसे कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ उसको नज़र आता है कि मेरी गली मोहल्ले में या मेरे किसी अफसर का मकान कितना बड़ा है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके पास गाड़ी कितनी कैसी है। और घर में अगर कोई गांव से आएगा तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी गंदी हालत में होगा, उसकी गरीबी स्थिति होगी, तो धोती कुर्ते में या उसके फटे हाल में होगा। उसे अच्छा नहीं लगता है कि वो ये लोग मेरे घर में एंट्री करें। कहीं पड़ोस में रहने वाले आदमी को ये ना पता लग जाए ये इस गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो ये भी एक हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है। और ये कहानी पीछे वहीं जाती है जो बाबा साहब के साथ में लोगों ने गद्दारी की थी, जिनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। वही गद्दार हमारे समाज में फिर पैदा हो रहे हैं, जो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिवार को पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। मौली राम जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। मौली राम जी, मैं एक विशेष बात को लेके जाऊंगा। हम 1956 से चिल्ला रहे हैं आज़ाद हो गए, लेकिन वो बाबा साहब के बाद में तो हमें अधिकारी बनने का भी मौका मिला, सांसद बनने का भी मौका मिला। जो आज हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो पुराने इतिहास पढ़ाया जाता है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज तक हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने पैसा अच्छा कमाया है, वो अपना एक विद्यालय तक नहीं बना पाए। और सरस्वती की बात करते हैं, वो जब आप उनके विद्यालयों में जाओगे, आरएसएस के विद्यालयों में जाओगे, तो आपको सर वो ही सरस्वती पढ़ाई जाएगी जिसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, उन लोगों, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है। और जिसका आप नाम ले रहे हैं, इस देश में सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। वो सामाजिक संगठन, उसमें इतना पेशेंस है, इतना काम किया है उसने कि 94 साल तक उसने मुड़कर नहीं देखा कि हमारे हाथ में भी कभी राजनीति आएगी या हम सत्ता में आएंगे। उनके ध्येय में एक ही चीज़ था, उनका जो सपना था, उनका जो विज़न था, वो बहुत लंबा था। उन्हें मालूम है कि जब हम देश पर सत्ता करेंगे, शासन करेंगे, तो चहुमुखी होगा जी, हर चारों तरफ से हम लोग इसमें विद्यमान होंगे। और उन्होंने 94 साल तक लगातार मेहनत की, एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन तैयार किया। और कैसा सामाजिक संगठन तैयार किया? उसमें उन्हीं लोगों को, जो लोग अभी भी सताए हुए लोग हैं, उनके ऊपर सत्ता पाने के लिए उन्हीं लोगों को अपना हथियार बनाया उन्होंने।
और आज भी आप देखेंगे कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आरएसएस या जो हिंदूवाद या जो हम दूसरे नामों से पुकारते हैं या राजनीतिक पार्टी से पुकारते हैं, उसमें 90% लोग काम करने वाले हमारे उसी बहुजन समाज के लोग हैं जिन्हें हम 85% कहते हैं। उन लोगों ने नालायकी है उन लोगों की कि उन लोग जय भीम का नारा लगाते हैं या जय कांशीराम का नारा लगाते हैं। ये मैं तो धिक्कार करता हूँ उन लोगों को, और वो समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। एजुकेशन सेंटर की बात छोड़ दीजिए कि उन लोगों ने एजुकेशन सेंटर नहीं बनाए। अभी जो आदमी किसी समाज के लिए, किसी बुद्ध विहार के लिए, किसी हमारे रविदास मंदिर के लिए या किसी वाल्मीकि मंदिर के लिए जिसने एक भी धेला कभी खर्च नहीं किया होगा, किसी गरीब बच्चे को एक पुस्तक तक नहीं दी होगी, किसी की फीस जमा नहीं कराई होगी, वही हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था का हिसाब किताब मांगता है। हर मंच पर बखान करता है कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके ये लोग बदनाम कर रहे हैं। उससे पूछिए उसने कितने अपने जेब से दिए हैं। समाज में निकल कर काम करेंगे तो पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, समय बर्बाद किया जाता है, तब कहीं जाके रिजल्ट आता है। तो मौलीराम जी, इस चीज़ को तो आप मानते हैं कि आप लोगों की जो पहली पीढ़ी जो पढ़ लिख कर आई थी और उन्होंने पैसा भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप इसकी कमी समझते हैं अपने आप में कि हम कोई विद्यालय नहीं दे पाए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे पाए, हमें उन्हीं के विद्यालय में पढ़ना पड़ता है। जब उन्हीं के घर में रहेंगे तो उन्हीं की बात सीखेंगे। बिल्कुल, ये बाबा साहब ने भी बोला है कि व्यवस्था के अनुसार ही जो आदमी का चलन है वो उन्हीं के साथ ही चलता है। जिस तरह की प्रथा होती है उसी तरह से हमारे बच्चे चलेंगे। जैसा अभी समाज में कुछ लोगों का मानना है कि वो कोसते हैं या स्टेज पर चढ़कर कोसते हैं कि हमारी महिलाएं यहाँ धार्मिक स्थल पर जा रही हैं, पूजा पाठ में जा रही हैं और यहाँ नहीं आ रही, वहाँ नहीं आ रही हैं। ये हमारे उसी पीढ़ी की नाकामी है जो पीढ़ी पढ़ लिख कर सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों तक, टीवी और बीवी तक जो सीमित रह गए, कार और अपने बंगले तक सीमित रह गए। जो उनको काम करना चाहिए था, बाबा साहब के मिशन को आगे लेकर जाना चाहिए था, उनके एजुकेशन सेंटर चलाने चाहिए थे, उसमें नाकाम रहे, नहीं चला पाए और सिर्फ अपना पेट पालने पर लग गए। अपना धोंध फुलाने के बाद अपने आप को समाज के मुखिया समझने लगे हैं और कोशिश करते हैं। आज भी उन लोगों का यही काम है कि समाज के हम मुख्य लोगों में गिने जाएं, समाज का खून चूसते जाएं। यही हमारा कारण रहा है कि हमारे जो समाज है, जो पढ़ लिख कर जो 56 के बाद में जो बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए, वो तो 47 से पहले 50 में उसको तो इम्प्लीमेंट कर दिया था, लेकिन हमारा समाज आज भी उस लायक नहीं हुआ है। ये उसी समाज की हमारी नाकामी है कि हम आज भी वही हैं और अपने आप को पिछड़ा मान रहे हैं। लेकिन सर, अब देखा गया है कि जिन लोगों ने काम नहीं करा, जैसे आपने बताया कि चवन्नी देते नहीं, जो भ्रष्ट लोग हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, आज वही अपने आप को खां बनते हैं कि हमने समाज के लिए बहुत कुछ करा है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि उनका कारण है जो लोग गुलामी, जिनके दिमाग में गुलामी बस गई है, उनके दिमाग से गुलामी नहीं निकल पा रही है और वो दूसरे लोगों के जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं या जिसे हम अपना वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिनको हम ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं, उन ब्राह्मण लोगों लोगों के साथ में चंगुल में वो लोग फंसे हुए हैं, उनकी गुलामी करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। यही कारण है हमारा पिछड़ने का। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.